दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपको बता दें कि अब मध्य प्रदेश में होगी डीके शिव कुमार की एंट्री। चुनाव को लेकर कमलनाथ के साथ में संभालेंगे कमान। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत के मुख्य सूत्रधार डीके शिव कुमार की जल्द ही मध्य प्रदेश की राजनीति में एंट्री होने जा रही है। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और डीके शिव कुमार की जुगलबंदी होगी। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में डीके शिव कुमार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ में मिलकर चुनाव प्रबंधन का काम संभालेंगे। इसी सिलसिले में 24 मई को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें तय होगा कि मध्य प्रदेश किन किन नेताओं को भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश में 6 महीने के बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से चुनावी मोड में है। अभी हाल ही में कर्नाटक में मिली कांग्रेस पार्टी को सफलता के बाद से ही कांग्रेसी उत्साहित हैं और बताया जा रहा है कि कर्नाटक का ही फार्मूला कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में भी अपनाने जा रही है। विधानसभा चुनाव में देश भर के अनुभवी कांग्रेस नेताओं को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर 24 मई को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, जबकि बैठक में राहुल गांधी भी शामिल रहेंगे। बैठक में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित कई नेता शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक के बाद अब कांग्रेस पार्टी का मिशन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शुरू। राजस्थान और तेलंगाना के नेताओं को भी दिल्ली बुलाया गया। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में चुनावी जीत से उत्साहित कांग्रेस पार्टी अब अगले साल होने वाले महत्वपूर्ण आम चुनावों से पहले अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अन्य चुनावी राज्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति बनाने के लिए 24 मई को तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नेताओं की बैठक बुलाई है। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बीता सप्ताह कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी जीत तो लेकर आया, लेकिन मुख्यमंत्री चुनने के लिए सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार में से एक को चुनने के लिए दिल्ली से कर्नाटक तक कांग्रेस आला कमान को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि किसी तरह डीके शिव कुमार को मनाया गया और सिद्धरामैया की ताजपोशी मुमकिन हो पाई। अब कर्नाटक की टेंशन दूर होने के बाद कांग्रेस पार्टी की नजर तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर है। कांग्रेस आला कमान ने आगामी 24 मई को मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में इन राज्यों के प्रमुख नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई है। अगली बड़ी खबर, विपक्ष को एकजुट करने की बड़ी तैयारी। ममता बनर्जी समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे केजरीवाल। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय विपक्ष से समर्थन जुटाने में लगे हैं। रविवार को सुबह मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। उनके साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी साथ थे। वहीं मिली जानकारी के अनुसार अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 23 मई को ममता बनर्जी से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद 24 मई बुधवार को अरविंद केजरीवाल मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। साथ ही 25 मई गुरुवार को शरद पवार से मुलाकात करेंगे। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने के लिए कवायद शुरू कर रहे हैं। बता दें कि नीतीश कुमार से मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया है कि वो सभी विपक्ष के नेताओं को एकजुट करके साथ लाने की कोशिश करेंगे और केंद्र के अध्यादेश को राज्यसभा में पास नहीं होने देंगे। इसी के चलते अरविंद केजरीवाल सभी विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोली, जब तक 370 वापस नहीं होगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री और नए उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गई जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने घाटी में अनुच्छेद 370 को एक बार फिर से लागू करने की मांग करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वे जब तक घाटी में अनुच्छेद 370 को दोबारा लागू नहीं किया जाएगा तब तक वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणामों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हुए चुनावों के परिणामों ने यह दिखा दिया है कि आपकी ताकत इन एजेंसियों की ताकत वाली सरकार को हरा सकती है। महबूबा मुफ्ती ने ऐलान कर दिया है कि जब तक कश्मीर में 370 वापस नहीं होगा तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। अगली बड़ी खबर, आर पार के मूड में पहलवान। रोहतक में हुई खापों की महापंचायत, पहलवानों ने दे डाली कड़ी चेतावनी। ये आपको बता दें कि महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत के शीर्ष पहलवानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अब उनके प्रदर्शन को लगभग 1 महीना पूरा होने वाला है, जिसके बाद वे अपने अगले कदम पर विचार कर सकते हैं। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट
फोगाट के नेतृत्व में पहलवानों का कुश्ती निकाय प्रमुख को गिरफ्तार करने का 15 दिन का अल्टीमेटम रविवार को समाप्त हो गया है, जिसके बाद आज ही उनके अगले कदम के बारे में बड़े फैसले की घोषणा की जा सकती है। इस बीच हरियाणा के रोहतक में उन पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत का आयोजन किया गया जो यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का दबाव बना रहे हैं। पंचायत के दौरान पहलवान साक्षी मलिक भी वहां पर पहुंची। आपको बता दें कि इससे पहले विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने कड़ी चेतावनी दी है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सरकार की निष्क्रियता के कारण खाप पंचायत ऐसा फैसला ले सकती है जो शायद देश के हित में ना हो। एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट ने कहा कि खाप पंचायत के फैसले से देश को किसानों के आंदोलन की तरह ही नुकसान हो सकता है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले प्रधानमंत्री का अपमान करना पूरे देश का अपमान है। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में आयोजित मोदी समाज के राष्ट्रीय महासम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक और 65 साल की यात्रा है तो वहीं एक और पीएम मोदी के 9 साल की यात्रा है और इन दोनों में पीएम मोदी के 9 साल भारी हैं। इसके बाद अमित शाह ने मोदी सरनेम मानहानि केस का नाम लिए बगैर कहा कि पूर्णेश भाई ने एक लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ी है। अमित शाह ने आगे कहा कि अगर व्यक्ति का कोई अपमान करता है तो यह छोटी बात है, लेकिन समाज और देश के प्रधानमंत्री का अगर अपमान करता है तो वो समाज और पूरे देश का अपमान होता है। उन्होंने कहा कि पूर्णेश मोदी ने सटीक तरीके से लड़ाई को लड़ा है, जिसके लिए पूर्णेश भाई को बधाई और समस्त देश उनके साथ है। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऑनलाइन भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने इस भाषण में गर्व से कहा था कि उन्हें 21 साल हो गए पीएम और मुख्यमंत्री रहते, मेरे पास 21 सालों में एक भी उनके समाज का आदमी सिफारिश लेकर नहीं आया है। देश को ओबीसी समाज का पहला प्रधानमंत्री देने का काम बीजेपी ने किया है। पहली बार देश के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री ओबीसी समाज से आते हैं। इसी के साथ अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्रीय और नवोदय विद्यालय में आरक्षण लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी समाज के सम्मान के लिए एक भी काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ओबीसी समुदाय की उपेक्षा की है। यह बीजेपी है जो उनके लिए काम कर रही है। अगली बड़ी खबर, यूपी में चुनाव के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बनाई खास रणनीति। बोले कोई माई का लाल हमें हरा नहीं सकता। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में होने वाले अगले चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी अगला यूपी चुनाव पूरे दमखम से लड़ेगी। इस दौरान उन्होंने हाल ही में हुए कर्नाटक चुनाव को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र पर कर्नाटक का चुनाव जीती है। इससे पहले यूपी नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष, सभासद और पार्षदों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मीटिंग की। मीटिंग के दौरान अपने संबोधन में केजरीवाल ने कहा कि यूपी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां बीजेपी और सपा उम्मीदवारों को हराया, उसके लिए बधाई। आम आदमी पार्टी ने देश में राजनीति का नैरेटिव बदलने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी हमारे मैनिफेस्टो पर चुनाव जीती है। हम कहते हैं फ्री बिजली, बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, तो कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि हम देंगे। अब तो बीजेपी ने भी ये सब कहना शुरू कर दिया है। केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली में हमने खूब काम किया है। पहले राजनीति में जाति और हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगा जाता था, आज लोग हमसे ये पूछते हैं कि आपका वोट बैंक कौन है। आज जो भी इस मुल्क की तरक्की चाहता है वह हमारा वोट बैंक है। 75 साल में ये भी स्कूल अस्पताल ठीक कर सकते थे, लेकिन उनकी नीयत नहीं थी। आज लोग इसीलिए हमें पसंद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारे काम को देखा है। आज दिल्ली के काम की खुशबू हर तरफ फैल रही है। आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल ने कहा कि यूपी के जो नतीजे आए हैं ये बताते हैं कि अब लोग तैयार हैं। वे भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार आए जो काम करे। हमें यूपी में संगठन बनाना है। हमारे नए संगठन मंत्री संदीप पाठक बहुत अच्छा संगठन बनाते हैं। गुजरात में उन्होंने शानदार संगठन बनाया और हमने मोदी शाह के गढ़ में 14% वोट हासिल कर लिए। उन्होंने कहा कि यूपी में भी संगठन बनाएंगे और अगर मजबूत संगठन बन गया तो कोई माई का लाला हमें चुनाव हरा नहीं सकता। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल और नीतीश कुमार की मुलाकात पर बीजेपी ने बोला जबरदस्त हमला। कहा जो केजरीवाल से सटा है उसका कद घटा है। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर रविवार सुबह हुई अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर अब बीजेपी ने निशाना साधा है। दिल्ली बीजेपी के 7 एमपी ने एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कभी केजरीवाल, शरद पवार, पी चिदंबरम, जगमोहन रेड्डी, फारूक अब्दुल्ला और लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचारी मानते थे। अब अचानक उनके साथ में गलबहियां करते हुए पाए गए। ये लोग भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति थे, तो आपने इनसे संपर्क क्यों किया? आप इनसे क्यों मिल रहे हैं? जिस व्यक्ति के कुछ कहने का कोई मतलब नहीं रहे, वो किसी भी पद पर कितना खतरनाक साबित होता है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि ये सभी ने देखा है, जो केजरीवाल से सटा है उसका कद घटा है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता ने केजरीवाल को बताया सबसे असभ्य मुख्यमंत्री, बोले इतिहास में पहली बार जेल जाएगा कोई मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये केजरीवाल की विफल सरकार है, मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार में इतना फंस गए हैं कि इस देश के इतिहास में पहली बार किसी दिन कोई मुख्यमंत्री 8 से 10 दिनों के लिए जेल जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल से दिल्ली में कोई भी बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। संदीप दीक्षित ने कहा कि समस्या यह है कि केजरीवाल से ज्यादा असभ्य मुख्यमंत्री कोई नहीं है। आप दिल्ली में किसी से भी पूछें, कोई भी उनसे बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो खराब भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले मार्च में कांग्रेस नेता ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत कथित रूप से राजनीतिक लाभ के लिए गलत सूचना फैलाने का मामला दर्ज करने की मांग की थी। आपको बता दें कि अब कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असभ्य मुख्यमंत्री करार दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री जेल जाएगा। अगली बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार का जिक्र कर दे दिया विवादित बयान, बोले साधु के भेष में है आतंकवादी। ये आपको बता दें कि तथागत बुद्ध की जयंती समारोह में रविवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य गाजीपुर पहुंचे। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोगों पर जमकर भड़के। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब हमारे खिलाफ एक दो नहीं बल्कि साधु के भेष में आतंकवादी हमारी हत्या कराने की बात कर रहे थे, तब यही योगी सरकार शांत बैठी थी और कानून की दुहाई दे रही थी। मंच से बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज सत्ता पक्ष के एक नेता के द्वारा बयान दिया जा रहा है कि देश में हिंदुओं की संख्या घट रही है और मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि किस बात का हिंदू नीच होने के लिए, हिंदू आपकी गुलामी करने के लिए आज आप लोगों को हिंदुओं की चिंता सता रही है। जब आप लोगों ने हिंदुओं को पढ़ने लिखने से वंचित कर दिया था, हिंदू समाज के किसी भी नारी को आप लोगों ने पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया था, लेकिन हम सब एक हैं कि भावना अगर आप में होती तो भारत कभी गुलाम नहीं होता। आज इनको चिंता हो रही है हिंदुओं की। आरएसएस प्रमुख जो कहते हैं देश में जो भी है वो हिंदू हैं, लेकिन हिंदू बौद्ध सिख जो भी थे वो हिंदू थे। समय समय पर धर्म परिवर्तन करा वो अन्य धर्म में चले गए। ऐसे में सभी हिंदू थे तो मुसलमान कहां से आ गए? हम कहते हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष है, तो फिर हिंदू और मुसलमान कहां से आ गए? उन्होंने कहा कि संविधान की कसम लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन आज वही लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वही लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। जब भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र की कहीं पर भी बात नहीं है तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना गैर संवैधानिक है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले संविधान विरोधी के साथ ही भारत विरोधी भी हैं। अगली बड़ी खबर, पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने दे डाली खुली चुनौती, बोले धर्म तो धंधा है और महात्मा पाखंडी है कहने वालों को हम इतना बताएंगे कि वो अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। ये आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री पिछले दिनों बिहार में अपनी कथा करके मध्य प्रदेश लौटे। वहीं अब धीरेंद्र शास्त्री इन दिनों मध्य प्रदेश के सागर में हैं। सागर में बाबा ने उन लोगों को कड़ी चेतावनी दी जो कहते हैं कि धर्म तो धंधा है और महात्मा पाखंडी होते हैं। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि हम उन्हें इतना बताएंगे कि अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। आपको बता दें कि दरअसल बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। हमें पूरे भारत को राममय बनाना है, हनुमानमय बनाना है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि व्यक्ति पड़ जाता है तो बुद्धि लगाता है और कहता है कि भगवान होते भी हैं कि नहीं, ये सब कपोल कल्पना है। महात्मा तो पाखंडी होते हैं, धर्म तो धंधा होता है, अंधविश्वास है, ये सब अपने ही लोग बैठाए हैं। ऐसा कहने वाले लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि कभी हमारे राउंड में फंसना नहीं, गीला करके भेजेंगे। भारत के सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी भी मजहब का व्यक्ति हमारा सामना कर ले, हम ललकार कर उसको बुला रहे हैं, हम पकड़ेंगे नहीं और गीला कर देंगे। हम इतना बताएंगे कि अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि यह कोई धमकी नहीं है, हो सके तो हमें आजमा कर देख लेना। अगली बड़ी खबर, पंडित धीरेंद्र शास्त्री की दिल्ली और एनसीआर में हो रही एंट्री, किया जाएगा कथा का आयोजन। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा का आयोजन किया जाएगा। रविवार को प्रबंध समिति की बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई है। जानकारी के मुताबिक 5 से 8 जुलाई तक दिल्ली में और 10 से 16 जुलाई तक ग्रेटर नोएडा में कथा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बैठक में श्रद्धालुओं की व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई है, जिसमें सांसद
सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि फिलहाल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 5 से 8 जुलाई तक दिल्ली में और 10 से 16 जुलाई तक ग्रेटर नोएडा में कथा का आयोजन करेंगे। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला जबरदस्त हमला, कहा दूसरों को भ्रष्टाचारी बताने वाले केजरीवाल खुद सबसे बड़े करप्ट निकले। ये आपको बता दें कि दिल्ली के सभी 7 सांसदों ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करा सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। दिल्ली में अफसरों की अपॉइंटमेंट पोस्टिंग के लिए केंद्र सरकार शुक्रवार की रात को एक अध्यादेश लेकर आई है, जिसमें तमाम अधिकार उपराज्यपाल को दोबारा से मिल गए हैं। इस अध्यादेश से दिल्ली की आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इस मसले पर दोनों दलों के बीच में तू मैं वाली स्थिति पैदा हो गई है। इसी मुद्दे पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जिन लोगों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति कहते थे, आज उन्हीं के साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अचानक भ्रष्टाचारियों के साथ में गलबहियां करने में लगे हैं। वो कहते हैं कि मैं पीएम मोदी और अमित शाह को हराने के लिए इनसे मुलाकात कर रहा हूं। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि लोगों को समझ में आ गया है कि दूसरों को भ्रष्टाचारी बताने वाले अरविंद केजरीवाल अब खुद सबसे बड़े भ्रष्टाचारी निकले हैं। इनका एक ही मकसद है, अपने भ्रष्टाचार के कामों को बचाना। अगली बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव के बाद प्रियंका गांधी नहीं गई यूपी, अब इन राज्यों को मजबूत करने की मिली जिम्मेदारी। ये आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में हुए अलग अलग राज्यों के चुनावों में प्रियंका गांधी की सक्रियता और उसके बाद आए परिणामों से पार्टी ने उनको लेकर कई बड़ी योजनाएं बनाई हैं। तय योजना के मुताबिक प्रियंका गांधी को अब उन राज्यों में चुनावी कमान देने की तैयारी हो रही है जहां पर पार्टी या तो सत्ता पक्ष से मजबूत लड़ाई में है या फिर पार्टी के भीतर प्रियंका गांधी की मेहनत से राज्य में मजबूत जनाधार तैयार किया जा सकता है। फिलहाल संगठनात्मक स्तर पर प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश से निकालने की योजना बन गई है, ताकि कांग्रेस पार्टी के लिहाज से फिलहाल ड्राई हुए इस प्रदेश में अपनी ज्यादा ऊर्जा लगाने के बजाय प्रियंका गांधी उन राज्यों में फोकस करें जहां पर संभावनाएं बहुत ज्यादा नजर आ रही हों। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा समेत केरल और कर्नाटक भी शामिल हैं। आपको बता दें कि कभी उत्तर प्रदेश में जोर शोर से चुनावी अभियान को हवा देकर माहौल बनाने वाली पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को संगठन ने उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों में बड़ी जिम्मेदारियों के साथ भेजने की तैयारी कर ली है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस में पड़ेगी बड़ी फूट, चुनाव से पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दे दिए बड़े संकेत। ये आपको बता दें कि शनिवार को कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस फिर से राजस्थान के विधानसभा चुनावों और यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनाम पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच में चल रहे विवाद पर आ टिका है। सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा जनसभा में 3 मांगे पूरी करने के लिए दिए गए 15 दिन के अल्टीमेटम को लेकर अब फैसला पेंडिंग रखने के संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सचिन पायलट पर तंज कसते हुए ऐसे संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में बड़ी फूट पड़ने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, 2000 के नोट बंद करने पर आखिर क्या है जनता की राय। ये आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के 2000 रुपए के नोटों को लेकर शुक्रवार को आए फैसले के बाद देश में राजनीतिक भूचाल मच गया है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्षी दल सवाल पूछ रहे हैं कि जब ये नोट बंद ही करना था तो इसे लेकर क्यों आए। वहीं जनता की राय विपक्ष से बिल्कुल अलग है। ज्यादातर लोग इस फैसले के साथ में खड़े नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट कहते हैं कि नोटबंदी हुई थी तब कहा गया था कि इससे काला धन खत्म हो जाएगा, जाली नोट खत्म हो जाएंगे। वो सब तो हुआ नहीं। अब अचानक से सूचना आई है कि 2000 के नोट भी बंद कर दिए। आपको बता दें कि इसको लेकर जनता ने भी अपने बड़े सवाल दिए हैं। जनता का कहना है कि हमारे हिसाब से सरकार का ये बड़ा सराहनीय कदम है। हम नागरिकों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ये फैसला राष्ट्र हित में है और इससे देश को फायदा ही होगा। आम नागरिकों का कहना है कि आम नागरिकों के लिए इससे कोई भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि आम नागरिकों के पास इतनी बड़ी तादाद में पैसे नहीं होते और 2-2 हजार रुपए के नोट आम नागरिक नहीं रखता है। आपको बता दें कि फिलहाल आम लोगों से ज्यादा विपक्ष को इस बात की ज्यादा चिंता हो रही है। आम नागरिकों ने कहा है कि इससे भ्रष्टाचार का पैसा बाहर निकलेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।